सबसे पहले खटाना साहब आपके पास आते हुए, कितना बदला है कश्मीर? क्योंकि आप नया कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं बदला। नया कश्मीर वाकई बना है। तो आज जब हम डल झील के किनारे बैठे हैं, 5 बातें आप बताइए जिसकी वजह से आप जनता को, देश को समझा सके कि हाँ, ये नया कश्मीर है भाई। माइक उठा लें सर। पहले तो यही है, हाँ जी, माइक उठा लें सब। पहले तो ये है मैडम, आपका यहाँ स्वागत है जम्मू कश्मीर में और दुनिया की खूबसूरत जगह पे। और मैं देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दूंगा कि जिनकी वजह से हमें ये मौका फ्राहम हुआ कि हम यहाँ आपके सामने रूबरू हैं डल गेट पे। और आपने ये कहा कि क्या 5 बड़ी तब्दीलियां हैं देश को, बताएं। हाँ। हमारे सबसे ज़्यादा जो पार्टी सत्ता में रही हैं उनके अध्यक्ष का एक होटल में जाके खाना खाना। आप लोग राहुल जी का नाम नहीं लेते, बात उन्हीं की करते लेकिन नाम नहीं लेते। नहीं, हम नाम ले लेते हैं राहुल गांधी जी। हाँ। और पिछले दिनों आपने देखा होगा गुलमर्ग में, और आपने देखा होगा कि यहाँ G20 का होस्ट, आपने देखा होगा यहाँ आज लोगों में जहनी ठहराव है जिसका भागा दौड़ी थी, लोग भाग रहे थे जम्मू क्षेत्र में अपना बच्चे लेके देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन आज जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था उसको वो दूसरे की तैयारी कर रहा है। हाँ। आज किसान खेत में जा रहा है, आज गरीब का बच्चा स्कूल में, आपको इंटीरियर में आप जाएंगे तो वो स्कूल जाएगा, उसको कोई उकसाए का नहीं, पत्थरबाजी। आज कैलेंडर नाम की चीज़ खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोग एक खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बैनुल अक़वामी लेवल पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो कश्मीर में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स, मुझे नहीं लगता पिछले 70 साल में इतना कहीं हुआ होगा। मुझे लगता है कि हो गए होंगे 5-7, नहीं मतलब आपने 5 चीज़ें बदलाव के लिए बोला। अच्छा, 5 बदलाव के लिए बोला। बोलता रहूँ क्या? हाँ, डॉक्टर कौल, अब इसके बाद आप माइक उठाइए और आप बताइए। आप जाहिर तौर पर आप उनसे सहमत नहीं थे, आपका चेहरा बता रहा था। जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट की नाम कहा कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से आना चाहते हैं, आपका चेहरा एक कहानी बता रहा था। लेकिन हर कश्मीरी का चेहरा आपको सब कुछ बताएगा। मेरे से पहले काजी तौकीर आके गया, उसने क्या बात की? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी इज्जत चाहता हूँ। सबसे पहले मसला जो मेरे से ले लिया गया, मेरी इज्जत। I was disrobed in front of the whole country. My constitutional rights, my freedom of expression was all taken away. इज्जत, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के हकदार तो लोग हैं यहाँ के, जो बदले। अगर बदला कुछ, अगर पत्थरबाज बदला, क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया कि मैं यूज हो रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं, वो बदला। यही तो वो सबसे बड़ी कामयाबी कहते हैं, हमने पत्थरबाजी खत्म कर दी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इट हो इज गया? जस्ट नैरेटिव। पत्थरबाजी खत्म तो हुई ना। बताने की बातें हैं, बोलने की बातें हैं, चिल्लाने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, ऑल पोर्ट्रेयल। बट ऑन द ग्राउंड ये कहते हैं हजारों करोड़। माय गॉड, हजारों करोड़ पे तो आप सोने पे चल के आए क्या? यहाँ वही पत्थर, वही पेड़ जिन्होंने आपको साया दिया होगा, और वही प्यार जो आपको यहाँ के लोगों से मिला होगा, कुछ नहीं बदला। क्योंकि वही, दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। थोड़ा सा माइक आपके मुंह से दूर हो जा रहा है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा माइक को ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि पूरे देश तक आपकी आवाज पहुंचे। आप टीवी पर देश तक मैं आवाज पहुंचाता, लेकिन देश भी तो कान खोल ले और सुन ले। कश्मीरी की धड़कन, कश्मीरी के दिल में, कश्मीरी के दिमाग में पाकिस्तान नहीं है। ये गलत बताया जाता है क्योंकि इसका सियासी मौकफ होता है, इसके लिए वोट लिए जाते हैं। यहाँ का आदमी हिंदुस्तानी ही था, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही मरेगा। We have had home ministers from this state. हर पार्टी ने यहाँ पर, are you aware, हजारों लोग मेरी पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए पिछले 40 साल में इन द कॉज ऑफ इंडिया। उनकी बात कोई करता है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बोलती है, उनकी बात नहीं करनी चाहिए उनको? पहला धन्यवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का देना चाहिए, जो चौक पे जिन्होंने अपनी बलि दी हिंदुस्तान का झंडा उठाने के लिए। नो, बट दे डोंट डू इट। आई डोंट नो व्हाई। कांग्रेस पार्टी के मेरे पास बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन मैं शुरुआती रिमार्क, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस पार्टी की अगर बनती भी है तो गठबंधन की बनेगी सरकार। वो कहते हैं कांग्रेस की मजबूरी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्यों में एक आपका बड़ा भाई होता है जिसके साथ आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे वहाँ समाजवादी पार्टी है, वैसे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे आप हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अब की बार किसकी सरकार का सबसे सटीक जवाब होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अवाम की सरकार, और वो सरकार जिनसे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले लगभग 10 साल से वंचित रखा गया है। जब उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई, जब उनके मुंह पे ताले लगा दिए गए, जब उनकी गर्दनों पे शमशेर रख दी गई। कोई बात करेगा तो तिहाड़ पहुंचा देंगे, कोई बात करेगा तो कोर्ट बलवाल पहुंचा देंगे। किसी सरकारी मुलाजिम के रिश्तेदार ने सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ कोई बात की तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अब की बार पहले तो जम्मू कश्मीर के अवाम की सरकार बनेगी। वो किसको उस अवाम की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे वो तो हमें बुखारी साहब, चूंकि आप इतने अच्छे से तमाम बातें करते हैं, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, उसका जवाब दीजिएगा। आप लोग पहले आपस में तय कर लें, या तो जिनको जेल में, तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है, वो या तो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या बीजेपी के प्रॉक्सी नहीं है। अब चूंकि इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया तो वो बीजेपी के प्रॉक्सी हो गए। अब वही शख्स हैं जो यहाँ की आवाज उठाने के लिए, जिसे आप कह रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया, तो वो बीजेपी के दुश्मन हुए
या उनके प्रॉक्सी हैं? तय करके बताइएगा। नहीं, देखिए, यही तो विडंबना है हाँ। कि जब हम जम्मू कश्मीर के उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें बिना किसी कसूर के सिर्फ जुबान खोलने के जुर्म में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के विभिन्न भागों में जेलों में डाल दिया गया है, तो आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं सिर्फ एक शख्स से जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है। इंजीनियर रशीद साहब इकलौते कश्मीरी नहीं है जो पिछले 5 सालों में जेल में थे। यहाँ हजारों नौजवान हैं, पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू कश्मीर देखिए, कश्मीर खुसूसन नौजवान जो 6-6 साल 7-7 साल से बिना किसी सुनवाई के यूपी से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जेलों में पड़े हुए हैं और उनके खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे उनकी सुनवाई तक नहीं होती। ये उन गरीब घरों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 6-6 महीने में एक बार जाके अपने परिजनों को देख आए वहां पे, उनके केस लड़ने की तो बात ही दूर है। तो ये जो आपका बड़ा कॉज जो आप उठा रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं अभी तक जवाब नहीं मुझे मिला। जी। इंजीनियर रशीद वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी पार्टी, एक तरह से अभी आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो करता धरता है उमर अब्दुल्ला, उनको हराया, 2 लाख वोट से हराया बारामूला में। देखिए, वो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या नहीं है? देखिए, वो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं नहीं हैं, हमारे यहाँ एक चीज तो साफ है, हमारा मानना यह है कि हमारी जनता हमसे ज्यादा सूझबूझ रखने वाली है। सटीक बात यह है कि यहाँ रिकॉर्ड नंबर में इस बार जम्मू कश्मीर के आवाम ने वोट दिया है और ये वोट बीजेपी के खिलाफ था। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को पता नहीं था ऐसा होने वाला है। अगर उनको पता नहीं होता तो जितनी बातें हमारे मित्र ने यहाँ पे अभी गिनवाई हैं, इमेजिन कीजिए कोई भी सरकार लोगों के लिए इतना काम करे, सीधी सी बात है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग हमें रिवॉर्ड करेंगे इलेक्शन में। तो फिर बीजेपी ने एक भी सीट पे कश्मीर में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उन्हें पता है कि हम दिल्ली में बैठ के जुमलेबाजी अलग करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी अलग है, वहां जाएंगे तो वहां तमाचा पड़ेगा लोगों से। ये खटाना साहब से मैं पूछूंगी, लेकिन आप दोनों की नजर में तो निजामी साहब भी इनकी बी टीम होंगे, नहीं है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है, मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूं। पुरानी बी टीम ये रिटायर्ड एबीसी टीम है, अब एबीसी टीम नहीं आ गई जिनको आपने जेलों से छोड़ा, वो है नया एबीसी, क्योंकि पुराना एबीसी कभी चला आपने नहीं सोचा कि तो नया इंजीनियर बना लो। कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री इसी किस्म के एब्सर्ड एक्सपेरिमेंट्स की है। बट वोट तो जनता ने दिया ना, 2 लाख वोटों के मार्जिन से अगर उमर अब्दुल्ला को हराया तो वोट तो जनता ने नहीं उससे दिया। सिर्फ डॉक्टर एक ही चीज प्रूव होती है कि यहाँ पर अलग अलग सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं। ठीक है निजामी साहब, अब आप बता रहे हो कि आप बी टीम है तो जवाब दीजिए, बी टीम है सी टीम है? गुलाम नबी आजाद साहब। डॉक्टर समीर कौल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, काफ़ी कश्मीर की आवाम की उन्होंने खिदमत की है, मेरी पर्सनल नोट पे भी। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात आती है, एक हैरानगी मुझे ये होती है कि यहाँ खानदानी राज को इतना कांधे पे उठा के पूरे कश्मीर को घुमाया जाता है कि 2 ही पार्टियां यहाँ राज कर सकती हैं, और अगर उनके मुखालिफ कोई खड़ा होता है तो वो ए टीम या बी टीम बन जाती हैं। अब मुझे बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, क्यों छोड़ी? क्योंकि कुछ वजूहात थी। आज कांग्रेस 370 पे बोलती नहीं है। यहाँ एनसी के हमारे मित्र बैठे हैं, तो इनका स्टैंड क्या है? 370 पे कहते हैं हम वापस लाएंगे, कांग्रेस कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी जब बात ए टीम और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, अब मुझे बताइए 87 से पहले इस कश्मीर वादी के अगर विधायक कोई थे, वो सैयद अली शाह गिलानी साहब थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ते थे और जीत के आते थे और एमएलए थे। सलाहुद्दीन जो आज पाकिस्तान में आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, जो आतंकी बने, वो भी 27 की रिगिंग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाई, उसके कारण वो बंदूक उठा के पाकिस्तान चले गए। यासीन मलिक साहब जो आज जेल में हैं, उन्होंने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था। जब रिगिंग आपने करवाई, आज वो बंदूक उठाने में मजबूर हो गए, सेपरेटिज्म करने में मजबूर हो गए। अब आज जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहता है, जो देश के लोकतंत्र पे विश्वास करता है, उसको आप कहते हैं बीजेपी प्रॉक्सी हैं। क्या गिलानी साहब भी बीजेपी प्रॉक्सी थे? क्या यासीन मलिक भी बीजेपी प्रॉक्सी थे? क्या इंजीनियर रशीद को आप चाहते हैं कि आज वो मेन स्ट्रीम में चुन के आए, आपके नेता को 2.5 लाख वोट से हराया, तो क्या वो भी बीजेपी प्रॉक्सी हो सकते हैं? जो 5 साल आप जेल में काट रहे हैं और आपके नेता जो यहाँ एसटीआई इस शानदार ये जो जेल दिखाइए ना, ये भी जेल था ना, उमर साहब के लिए जेल था, देखिए खूबसूरत नजारा था ये। तो जो व्यक्ति तिहाड़ जेल में 5 साल से था है कश्मीर के कॉज के लिए, उसको आप बीजेपी प्रॉक्सी कहते हैं। और जो जमीन पे हकीकत ये है कि अगर बरकती साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इंजीनियर साहब भी, बरकती साहब भी, हम भी, सब लोग जो हैं जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा के साथ नहीं मिलते हैं, हम आपको जो है आतंकवादी बनाएंगे? क्या हर कश्मीरी फिर आतंकवादी है? जो इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाए जाते हैं, जो आज कश्मीर में इंडिपेंडेंट उठे हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है वो जमात इस्लामी के भी हो सकते हैं बाकी, लेकिन उसमें मेजॉरिटी में अगर आप प्रैक्टिकली देखिए, वो युवा है कश्मीर का, जो स्कॉलर है, जो पीएचडी होल्डर है, वो चाहता है कि उमर अब्दुल्ला साहब, उसके पहले फारूक साहब, उससे पहले शेख साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के 2 बेटे, मुफ्ती साहब, महबूबा जी, फिर उसके बाद उसकी बेटी। अरे आम कश्मीरियों को मौका नहीं देंगे आप? क्या उनका इख्तियार नहीं है, हक नहीं है कि वो चुनावी मैदान में आए? सिर्फ यहाँ अब्दुल्ला मुफ्ती, आम कश्मीरी अगर इनके खिलाफ चुनाव लड़ता है, वो बीजेपी प्रॉक्सी। अब मुझे बताइए, बीजेपी की सरकार में कौन रहा है? उमर अब्दुल्ला मंत्री रहे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही है बीजेपी सरकार, ना गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी में रहे, ना इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी में रहे। तो प्रॉक्सी ए और बी टीम कौन सा होता है? आपकी कल तक शादी हुई थी, अब तलाक हो गया, कल और शादी होगी। हम ना कभी बीजेपी में थे, ना कभी जाएंगे। खटाना साहब, अब आपकी बारी, जिसके बाद डॉक्टर कॉलेज का जवाब देंगे। लेकिन देखिए, 2 प्रश्न जो उन्होंने उठाए आपको जवाब देना चाहिए। कश्मीर में आप चुनाव लड़ते नहीं हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आपने जम्मू में इतनी पार्टियां नहीं अचानक उठी हैं जितनी कश्मीर में उठी हैं। क्यों उठी हैं? उनका कहना है आप उनके वोट्स को डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी के तहत फील्ड कर रहे हैं निर्दलियों को। पहले राउंड की 24 सीटों पे 92 निर्दलीय हैं, अगले राउंड में 122 निर्दलीय उम्मीदवार हैं कश्मीर में, और कश्मीर में लड़ने की हिम्मत आप लोग क्यों नहीं दिखाते? ये उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैडम, थोड़ा सा हमें इस सब चीज़ के बैकग्राउंड में जाना होगा। जब कांग्रेस ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, तो उन्होंने क्या करा कि जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम था, इवन कपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, इवन अनंतनाग, इवन जो कश्मीर का गरीब कश्मीरी है, मतलब उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया कश्मीर में कि कुछ एक फैमिली के चंद लोगों के पास पावर है और हम उसका एंजॉय करें, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को हम लूटें।
आपने सुना होगा कि भारत के वजीर आजम रहे हैं कांग्रेस के राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा हम 100 रुपया भेजते हैं, हमें 10 रुपये अकाउंट पे पूछते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई अगर आपने करा क्या है यहाँ 70 साल में, आपको यहाँ का ओबीसी दिखाई नहीं, उसको आप मुसलमान नहीं समझते, वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती है। आपको पहाड़ी दिखता नहीं है, आपको अनंतनाग का कश्मीरी को भी आप गुजरी बोलते हैं। आप जो लाते हैं उसको आप टेक्निकल एयरपोर्ट्स और बाकी जगह इस्तेमाल करते हैं, ऐशो करते हैं। आपको प्रिंस थोड़ी ना बनाया था। 370 का ये मतलब थोड़ी था कि आप प्रिंस बने रहेंगे और रिसोर्सेज को, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फंड्स को आप डाइवर्ट करेंगे। यहां तक इनका ये कहना है कि हम यहाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें देश में भी हमारे आज भी हम एनडीए है, फिर भी कश्मीर में नहीं लड़ रहे ना। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रही? और हमने यहाँ हाँ। यहाँ भी कोशिश करी है कि हमारे यहाँ अलायंस जो है वो डेवलप हों। किसी को जमहूरियत का खूबसूरती क्या है कि किसी को भी इजाजत है वो किसी के साथ भी अलायंस करे। अब 96 में लोगों ने 2/3 मेजोरिटी दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो ऑटोनॉमी उन्होंने एक हवा क्रिएट करा कश्मीरी के सामने, लेकिन वो डस्टबिन में कहीं पता नहीं कहाँ चला गया और मिनिस्टर हो गया हमारे साथ। हमने नहीं कहा देखिए अलायंस बनाना, रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाना। कश्मीर में हमने जो करा है पिछले 10 साल में, अब हमारा कंपेयर कर लीजिए ना। हमने 5 लाख मजदूर से लेकर हमने अब्दुल्ला मुफ्ती कांग्रेस के बड़े नेताओं तक 5 लाख उनकी जेब में डाला है, पूरे देश में नहीं है। कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने 70 साल जो प्लस लोग हैं उनको आयुष कार्ड का इजाजत दिया है। आज यहाँ हमने बचौले खत्म, तकलीफ क्या है ये बचौले खत्म हो गए हैं। हम सर एक सवाल है ये, देखिए ये खेल बड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर एक सेकंड, अगर इंजीनियर रशीद जो कि खुलकर कश्मीर में रायशुमारी की वकालत करते हैं, जो बिल्कुल हार्ड लाइनर थॉट प्रोसेस के साथ आगे चलते हैं, लोगों को उकसाते हैं, ऐसे लोगों की जीत आपके लिए कोई खुशी की बात नहीं होनी चाहिए? वो कश्मीर के लिए लॉन्ग रन में एक चैलेंज है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी की बात यह है कि यहाँ 1000 वोट से, 2000 वोट से, 5000 वोट से लोगों को डरा धमका के वोट लेना, एमपी बनना, एमएलए बनना, उससे 1000 गुना बेहतर है कि कश्मीर के लोगों ने भी पार्लियामेंट इलेक्शन में खुले तौर पे वोट का अपना हक इस्तेमाल करा है। अब यहाँ आके इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इन्होंने 87 में रिगिंग करी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उनका बड़ा बेटा है कांग्रेस का, ये तो उसको अच्छा रखा है। अब छोटा बेटा दूसरा है, अब बहुत सारे इनके ग्रुप है और बेटे भी हो गए हैं। अब इल्जाम हम पे लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी इस्लाम का बीच में ले आते हैं कि मुसलमान खतरे में है। अरे देश दुनिया में मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, खतरा है इनकी लूट खसुट को है, इनकी Z++ को खतरा है। ये लोगों को डराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन यहाँ ये है कि कश्मीर खुशहाल हो, कश्मीर के लोग यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ लंबी लंबी लाइनें ना हो, लोगों को टार्चर ना किया जाए, यहाँ प्रेस का हर का आज़ादी हो। यहाँ अगर हमने टेररिज्म पे अगर कंट्रोल कमांड करा है तो हमने साइंटिफिक तरीके से करा है। हमें मुबारकबाद देना चाहिए कि हम एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए 200 शरीफ आदमी को हम टार्चर नहीं करते कश्मीर में। हम साइंटिफिक तरीके से हमने यहाँ रूल ऑफ लॉ लाया है, हमने यहाँ अमल लाया है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, वजीर आजम ने हिंद ने स्वागत करा है वोटों का। उन्होंने ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों एमपी जीत के आया है जहां दूसरी किसी पार्टी का एमपी क्यों जीत। उन्होंने लोगों की पार्टिसिपेशन को वो कहा है कश्मीर के हम यहाँ सियासी नर्चरिंग के लिए नहीं आते हैं। हमने बहुत सारे वेलफेयर स्कीम करे हैं। हमने 70 साल में ओबीसी का सर्वे कराया, उनको नाम ने यहाँ 2% दिया था, हमने उनको 8% दिया है। हमने यहाँ बहुत सारी चीजें। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सोहेल बुखारी साहब, एक सेकंड, मैं आपको बहुत बहादुर नेता मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सबको जानना है कांग्रेस पार्टी का अनुच्छेद 370 की वापस बहाली और 35A पर क्या स्टैंड है। मेरे सवाल को प्लीज अवॉइड मत कीजिएगा। ना आपका मैनिफेस्टो दिख रहा है, ना आपके नेता कुछ उस पर बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चुपचाप पीछे खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो असल पूरा जो लार्जर पिक्चर है 370 इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मेरी बात आप पूरा हमको बोलने दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने वाली बाइनरी वाली स्थिति नहीं है। बीजेपी ने जानबूझ के जितने राइट से हमारे लोगों के वो छीन लिए। अभी हमारे एमपी साहब बोल रहे थे, अब मैं इनको डेटा दूं तो आप भी सुनिए और अपने दर्शकों तक भी पहुंचाइए। इन्होंने हमारे साथ अच्छा ये किया है कि अब हम पूरे देश में बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। हमारी अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 46% है। ये अच्छा किया है इन लोगों ने हमारे साथ। ये जो हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए कि वो कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में। जो अस्पताल उस कार्ड पे इलाज करते थे वो हड़ताल पे चले गए हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ इन्होंने जो रिक्रूटमेंट किए, 5 बड़े रिक्रूटमेंट किए, 5 कॉश हो गए क्योंकि सब जगह धांधली की। एक कंपनी है जो एग्जामिनेशन में इस्तेमाल होती है, 7 राज्यों में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया उसको, उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ इस सरकार को किसी भी कीमत में वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी चाहिए, उसी से एग्जाम करवाने हैं। इन्होंने हमारे यहाँ करप्शन का वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो हमारे जो इन्हीं के एस्टैब्लिश किए हुए गवर्नर साहब थे, वो 5 बार रिकॉर्ड पे पहुंच चुके हैं कि मेरे पास हम इन्हीं के लोग आए फाइल लेके, बोला इतने 100 करोड़ मिलेंगे। तो ये तो रही एक बात। अब आते हैं उस मामले पे, जम्मू कश्मीर सवाल का जवाब दे रहे उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि ये जो जितनी इन्होंने बातें की हैं उसका जवाब तो देना है। और इतना अच्छा किया था, जो असल सवाल आपने इनसे पूछा था कि इतना अच्छा किया है तो यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये उसका जवाब सिर्फ एक ही है, क्योंकि इनको पता है जो बोल रहे हैं वो जुमलेबाजी है, झूठ है। नहीं, हम खिलाफ इसका जवाब देंगे आपको कि हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है कश्मीर में। हमने लोगों को मैंडेट दिया है असेंबली में, अभी हमने पार्लियामेंट में पहले दिया। में तो आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। देखिए आप पूरे देश में लड़ रहे हैं क्या? आप अलाइज के साथ, अरे आप अलाइज करें। यहाँ कौन है आपका? यहाँ कौन था आपका?
अरे यहाँ कौन था आपका अलाई? अरे यही तो आजादी है। आपका कश्मीर में कौन अलाई था? नाम यही तो आजादी है, नाम कोई भी बताइए, कर सकता है। नाम बताइए ना। अरे कोई इतनी भी- डरी हुई पार्टी है अरे कि कोई अपने भी- अलाइज का नाम नहीं बता रहे हैं कश्मीर में कौन है। अलाई बोल रहे हैं अलाइज के साथ लड़ा है यहाँ पे, लेकिन वो अलाई कौन है उसका नाम लेते हुए डर रहे हैं। बताइए कौन थे अलाई? अरे मेरे भाई, अब कब्रिस्तान भरने का टाइम खत्म हो सर गया। आपके अलाई कौन थे? अरे मेरे भाई, हमने हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। सर, अलाई कौन हम था? कभी कश्मीर अलाई का- कौन था? भारतीय जनता आपका पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय अलायंस जनता पार्टनर कौन था पार्टी कश्मीर की पार्टी अलायंस जम्मू में कश्मीर की नहीं आपका रही है। अलायंस पार्टनर कौन था लोकसभा में? भारतीय जनता पार्टी अलायंस- जम्मू कश्मीर आपका की अलायंस पार्टनर कौन था? पार्टी नहीं रही है। सर, अलायंस का भारतीय पार्टनर कौन जनता था? पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की कश्मीर में भी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है। इसीलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ हम रहे। यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम अभी तक क्यों नहीं लड़ा? वोट लोकसभा से क्यों नहीं एमपी। लड़ा? लोकसभा क्यों नहीं लड़ा? अरे वो वक्त चला गया, 200 वोट से एमपी बनने वाला। सर, लोकसभा क्यों अरे नहीं लड़ा? 10 वोट से एमपी बनने वाला। अलाई कौन था आपका? भूल जाइए। अच्छा हम भूल भूल जाइए, हाँ, लोगों को इससे- डरा इससे के सवाल एमपी किया बनना। जाएगा कि क्यों नहीं लड़ा? आप भूल यहाँ का जाइए। गरीब कश्मीरी भी एमपी इनसे बन सकता पूछा है। जाएगा कि आपका क्यों अलाई नहीं कौन बन है? सकता है? फिर ये वो नाम क्या? नहीं लेंगे क्योंकि आप उनको पता है इस्लाम नाम के लिया नाम पे- तो ये जो सारे अरे लोग गरीब कहते हैं मासूम कश्मीरी टीम, सी जो टीम, कांग्रेस सी से टीम, लगता है, उसको उनका नाम पाकिस्तान सामने आ में जाएगा। इतना ठीक जुल्म है। करा डरी हुई पार्टी है, ये अब डरी हुई वापस आते पार्टी हैं, है, मैं आपसे वो एक झूठ बोलने वाली कश्मीरी पार्टी है। वो कांग्रेस से लड़ता था, सुनिए, वो जी। थूकता था, उसको आपने 47 पकड़ा दी। ये पॉलिसी आपकी कश्मीर के लिए। सर आप बता ही नहीं रहे इलेक्शन में आपका अलाई कौन था? अरे- लोकसभा में कौन था अलाई आपका? अरे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी सर बढ़ा है। अलायंस कौन था आपका? ये अरे बताइए। हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है। चलिए वापस आते हैं अपने सवाल आपसे पर। ना हो पाएगा, और मैं सर, अपने राइट सवाल का टेक 2 करके हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। जी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे ना छिपे। अगर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपके पास है तो मुझे दिखा दें। अनुच्छेद 370 35A पर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, स्टैंड क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है ये कश्मीर का। देखिए। और अगर कल को आप दोनों के गठबंधन की सरकार बनती है और उमर अब्दुल्ला कहते हैं मैं तो 370 वापस बहाल करूंगा, 35 से लाऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है या उनके खिलाफ खड़ी है? देखिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अपना इनका बेस है, अपना इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो। आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? हमारा मैनिफेस्टो तो आपने कल हमारे खड़गे जी आए थे, उन्हें सब बता ही दिया। राहुल गांधी जी आए थे, इसमें उन्होंने बता 370 दिया। पे क्या लिखा है? सुनिए, मसला सिर्फ 370 का ही नहीं है। आप देखिए ये एक बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट एटीट्यूड है। जम्मू कश्मीर का जो बताइए ना, अधिकारों का 370 हनन हुआ है, आपका जम्मू स्टैंड क्या है? कश्मीर के लोगों के अधिकारों का जो हनन हुआ है, वो मात्र 370 में जो संशोधन किया गया वही नहीं था। जम्मू कश्मीर जो इतनी बड़ी और अहम रियासत थी, उसको आपने डिसमेंबर करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया। उसमें उतना ही नहीं, अब आपने एलजी को और पावर दे दिए। यहाँ का जो मूल निवासी है उसके लिए नौकरियां फराहम नहीं कर पा रहे आप। यहाँ हमारी बजरी तक हमारी नहीं है, उसके लिए ठेकेदार बाहर से आ रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप पार्किंग करते हैं, उसका ठेकेदार भी ठीक है, लोकल नहीं वैलिड है। सवाल है, लेकिन तो बुखारी सुनिए, साहब बहुत सुनिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, मुझे लगता है चुनाव तक रहेगा। लेकिन अब डॉक्टर कॉल हमारा स्टैंड वही है जो जम्मू कश्मीर की जनता की एस्पिरेशन का होगा और वो सबके सामने आएगा। डॉक्टर कॉल, ये वाले सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वो कह रहे कश्मीर का मतलब मुफ्ती अब्दुल्ला, मुफ्ती अब्दुल्ला। I will address that question. लेकिन आप जरा दिल और दिमाग खुला रखिएगा मेरे जवाब के लिए। सबसे पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी आपने ये सवाल आज सुबह पूछा अबाउट द फैमिली जो है डायनास्टिक। पहले तो एक आईना मेरे को ला दीजिए दोस्तों, तो मैं इनके सामने रखे वो आईना बीजेपी का दृश्य दिखाता इनको। अमित शाह, जय शाह, पीयूष गोयल का फादर, वो सब सारा सिनेरियो भरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये गुनाह है? इज इट अ सिन टू बी born in a family which gives you political apprenticeship? क्या सर्जन का बेटा घर पे सर्जरी नहीं सीख सकता? गलत Can बता it रहे not come in the genes? हमारा- क्या गलत बता रहे मुझे प्लीज लॉजिक एक चीज है, नैरेटिव और वो रेटोरिक नहीं, लॉजिक। मुझे बताइए कि अगर मैं एक पॉलिटिशियन के घर में पैदा होके मेरी पॉलिटिकल परवरिश उस घर में होती है, इज इट अ क्राइम? क्या ये किसी किताब में लिखा है कि ये नहीं हो सकता? आप करें हमारा कुत्ता सफेद कुत्ता और बाकी सब तुम काले कुत्ते। नो 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 नो, That is the problem. They think that people of Jammu and Kashmir state across this land, चाहे वो पीर पंचाल वाला हो, चिनाब वाला हो, या उनको बेवकूफ समझते हैं। They think they are dolts. लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतने साल कुछ किया ही नहीं और बीजेपी ने, गवर्नर साहब ने इतनी देर में यहाँ ये सब बना दिया, तो दोस्तों आप अपने आप से खुद पूछो, ये अस्पताल, ये कॉलेजेस, ये एजुकेशनल सिस्टम, ये लैंड रिफॉर्म्स, वी आर अ पार्टी विद अ लेगेसी। तभी मैं ऐसे बैठता हूँ चौड़ा होके, बिकॉज आई एम अवेयर, आई एम पार्ट ऑफ अ पार्टी व्हिच हैज अ लेगेसी। इट इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एक काउंटर क्वेश्चन है डॉक्टर कॉल, मतलब दिल दिमाग से ही वो सवाल निकला और दिमाग से सवाल ये निकला कि बारामूला से उमर अब्दुल्ला हार गए, बावजूद इसके अब उनको 2 जगहों से चुनाव लड़ने का मौका मिल मैं रहा है। आपको इसका ऑनेस्ट आंसर दूं, क्योंकि ये बात तो साबित हो गई, जो ये सेंटिमेंट है एंटी इंडियन सेंटिमेंट, ये स्टेट भी यूज कर सकता है। बीजेपी यूज दैट सेंटिमेंट अगेंस्ट द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दैट इलेक्शन जस्ट टू शो हिम डाउन, उसको उतारने के लिए। तभी अब सरजान बरकती, फिर जेलों से चुन के इन्होंने सीटों में छोड़े लोग, वो थोड़ी छोड़े जिनकी माएं बिलखती हैं और तड़पती हैं अपने वार्ड्स को मिलने के लिए। उनको कौन पूछता है? उन माओं की सिसकियों की उनकी क्या कीमत है? लेकिन उनको थोड़ा जिनमें पोटेंशियल है वो सीट वोट काटने का वगैरह। लेकिन बिलीव मी, कश्मीरीज आर नोबडी, ठीक है, निजामी साहब, इस पे आप एक दे आर छोटा नॉट सा- इडियट्स। जम्मू वाले भी जवाब देखिए, देंगे। थोड़ा और इस्तेमाल, थोड़ा अभी परिवार की wait कीजिए। जहां परिवार की बात आई, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर समीर कोल साहब को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाती है, मैं कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूंगा। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है उमर अब्दुल्ला ही होंगे, मैं वो मुफ्ती चीफ मिनिस्टर होंगी, समीर कोल साहब नहीं होंगे। इसीलिए अगर मुझे फकर है गुलाम नबी आजाद साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शेख साहब आए, मुझे फकर है अपने लीडर पे, गुलाम नबी आजाद साहब पे मुझे फकर है कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट नहीं दी और आम कश्मीरी को टिकट दी। आज देखिए हमारी पार्टी में 25 जो कैंडिडेट्स आजाद साहब ने मैदान में उतारे हैं वो आम कश्मीर के नौजवान हैं। दूसरा, आपने डेवलपमेंट की बात की, शेख साहब, उसके बाद फारूक साहब, आज उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, जीते भी। लेकिन मुझे बताइए, आपने डेवलपमेंट की बात की, गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले कौन थे? वो गुलाम नबी आजाद साहब थे। गांधरबल में अस्पताल बनाने वाले कौन थे? वो गुलाम नबी आजाद साहब। मुगल दौर में आपके ये कश्मीर में सभी बगीचे बने, आपके साथ में बगल में टुलिप गार्डन बना 1.5 साल में।
मुगल दौर के बाद पहला कश्मीर में अगर कोई गार्डन बना, बगीचा बना, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया। अगर कश्मीर में मेडिकल कॉलेज 5 दिए, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। अगर 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में काम करवाया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने। आप मुझे काम गिनवाइए कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 साल में यहां 1.5 लाख बच्चों को पैलेट और बुलेट चला के मारने के बजाय क्या काम किया? और आपने कुछ नहीं किया। डेवलपमेंट तो आप अभी तक किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, हम इतने कॉलेज बनाएंगे, हम इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। डेवलपमेंट की बात सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं। आपने 70 साल यहां की कश्मीर की आवाम को कहा हम ऑटोनॉमी लाएंगे, सेल्फ रूल लाएंगे। अब भूल गए, आप धोखा दे रहे हैं 370 का। आपके अलायंस पार्टनर को मैं इसके बाद बोलूंगा नहीं। मुझे जवाब दीजिए कि 370 कांग्रेस वापस लाएगी या नहीं लाएगी, यस और नो, फिर मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, ये देखिए, आपको मेरे से ज्यादा दिखता है तो शायद की जरूरत नहीं, मैंने सवाल किया, आपने अभी मैनिफेस्टो में रखा 370। अब मुझे बताइए बीजेपी तो 370 वापस नहीं लाएगी। आपके पास सिर्फ 2 विधायक हैं पार्लियामेंट में, वो कैसे 370 को वापस लाएंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको चैलेंज भी नहीं किया। आपने 370 के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया। रविंद्र सिंह राणा ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली जाते हैं और बीजेपी को कहते हैं कि भाई हमें आपकी सरकार बनानी है। ठीक है, इसीलिए बारी से वो आपकी पार्टी को आईना दिखा रहे थे, कह रहे थे आपके भी तो लोग नहीं चुनेंगे। लेकिन एक सेकंड, मैं ये थोड़ी कहता हूं कि हम गलती नहीं कर सकते, या हमने जो करना चाहिए था वो सारा किया। मैं नहीं वो कह रहा हूं, वो बेवकूफी कहेगा। जो अब मुझे बताओ कौन कहेगा गलतियां कमियां हमेशा है। देयर इज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट एवरी टाइम। जो पहले नहीं हुआ वो अब किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं, जिस पार्टी की लेगेसी है, जिसने अरे लैंड टू द टिलर, यू हैव नो आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। राजा राममोहन रॉय के उससे भी बड़ा लैंड रिफॉर्म, जिसके हाथ में गरीब किस जमीन पे, जिस पे कत्ल होते हैं, जिस पे जान मारी जाती है, जिस पे वॉर्स लड़े जाते हैं, वो गरीब को दे दी। हालांकि मैं एज अ कश्मीरी पंडित उसमें सफर किया, बट देयर वाज अ लार्जर पर्पस। आई कैन नॉट क्रिटिसाइज इट। यू ऐसे रिफॉर्म्स जिस लीडर ने अपने कौम को दिए, जिसने एजुकेशन की नींव डाली, खटाना साहब जवाब एजुकेट किया अपने मैसेज को, हाउ कैन यू उसका क्या कंपेयर आप कर सकते हो? यू कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। मैडम कोल साहब कह रहे थे कि इनके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी पॉलिटिक्स में हैं और क्या कोई क्राइम है क्या है कि जब हम मैं में रहते हैं ना, तो हमको समझने के लिए दिक्कत है। हम सारी उम्र रहे मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा दादा बना था, मेरा पोता बने, हमको कैसे समझेंगे? हमारा बात कहने का मकसद यह है कि हम पावर को क्रिटिसाइज करते हैं। आपका जो पावर सेंटर है वो फैमिली के पास रहता है। कांग्रेस का फैमिली के पास पावर सेंटर रहता है। क्या कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप में कोई टैलेंटेड लोग नहीं है क्या पूरे देश में कभी 70 साल में फैमिली के अलावा दूसरे लोग नहीं आए क्या शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर उसके बच्चे, क्या बाकी लोग टैलेंटेड नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? ये बात समझने की है और आम आदमी को ये बात सुननी चाहिए और ये समझनी चाहिए। चीज को गलत नहीं बताना चाहिए। हमारे दूसरे भाई साहब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, सच बोलना चाहिए। होता जरा कड़वा है, पॉलिटिक्स में लोगों का परसेप्शन ही ऐसा है। अरे सच बोलने वाले भी सियासत में जिंदा है रहते हैं। हम क्या करते थे यहाँ, हम यहाँ गरीब आदमी के बच्चे को घर में बर्तन साफ करवाते थे। 10 साल उसको बर्तन साफ करवाए, फिर उसको पीएचई में, पीटीडी में, या आज भी आप डाक बंगलों में जाइए सरकारी, वहां आपको 10-10 साल, 15-15 साल के बच्चे जो 9,000, 8,000, 7,000 वो रहेंगे और उनका इस्तेसाल करते थे। और फिर उसको रैपर 15 किस्म का इन्होंने रैपर शुरू करा। अरे आपने उनकी 20 से 40 साल की जिंदगी खत्म कर दी। अरे ये वो कह रहे हैं जिन्होंने अग्निवीर स्कीम अभी लॉन्च किया है। एक पार्टी, आप सच सुनिए, बिल्कुल सुनिए। आप कश्मीर के लोगों का जुल्म करा सुनिए। आप जब सच बोलेंगे तो हम सुनेंगे, आप जब सच बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। फिलहाल आप झूठ बोल रहे हैं। उनके बच्चे जब सच बोलेंगे तो हम सुन लेंगे, फिलहाल आप झूठ बोल रहे हैं। नो, आप उस पार्टी से हैं जिन्होंने अग्निवीर स्कीम शुरू की। हम झूठ नहीं। अग्निवीर आपने शुरू किया, अरे हम 22 साल में दे रहे हैं उसको। 5 साल, आप 20 से 40 साल तक उसको नहीं देते। अग्निवीर को 5 साल यूज एंड थ्रो करने क्या अग्निवीर है? ये वो विजन है वगैरह यूज करते हैं। आपको ABC नहीं पता। एक अहम बात इन्होंने उठाई है, जो वंशवाद की बात होती है ना, कांग्रेस पार्टी के पास, एक मिनट रुकिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रधानमंत्री बनाने का अवसर आया, 10 साल लगा था, तो क्या फैमिली वाला बना? आपको सुनने वाला नहीं। कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी यूपीए की, 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाने का अवसर था, क्या फैमिली में से किसी को बनाया? किसको बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अरे 11वें नंबर की इकोनॉमी बन रहा है। सुनिए ना, अरे वो फैमिली से पूछते थे। अरे सुनिए ना, आज वज़ीर आज़म देश से पूछता है। मनमोहन सिंह जी से इनके जो मोदी जी देश को पूछते हैं, इनके पास बेटर इकोनॉमी है, वो फैमिली से पूछते हैं इकोनॉमी है। अच्छा वापस कश्मीर में आए हम। अच्छा इनसे एक ही सवाल है, देश के लोगों से सच बोलिए। सवाल है, अमित शाह सच बोलने की जरूरत रखी है। जयशाह जी का कौन सा टैलेंट है? अरे इसके वजह से वो बीसीसीआई जब जो पार्टी में रही उसको हम कैसे समझाएं? बने। अरे फैमिली पावर, कौन सा टैलेंट है उनका? आपके पास फैमिली को पावर है। बल्ला उनको हाथ में उठाना नहीं आता, बल्ला उनको हाथ में उठाना नहीं आता। अंत में हम बीसीसी और आईसीसी के चीफ बने बैठे हैं। पहुंच रहे सिर्फ इसलिए हैं। क्योंकि दो लाइन बैठे हैं। में अगर आप लोग बताएं कि आपकी कांग्रेस की पार्टी की बात सोच क्या करेंगे तो मनमोहन सिंह के 10 साल है, आपकी पार्टी की सोच क्या है? जम्मू कश्मीर की जनता, एक सेकंड, जम्मू कश्मीर की जनता आपकी पार्टी को क्यों वोट दे? इनके आने से पहले हमारे आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी, यहाँ गरीब नहीं था। इनको अपनी, जब इन्होंने हालत खराब की, यूपी से और वहां से गरीब लाने पड़े काम देने के लिए। चाय वाले, ठेकेदार, माइनिंग वाले, शराब के ठेके वाले, सब बाहर से लाने पड़े, क्योंकि यहाँ तो उस लायक था ही कोई नहीं। लेकिन ऐसे राज्यों में मत बांटिए देश को। आपका ये कहना कि वहां से गरीब लाने पड़े, ये ठीक नहीं है। यूपी बिहार से गरीब लाने पड़ते थे, मुझे लगता है बहुत रीजनलिस्टिक है। इसको मत बोलिए ऐसी बात डॉक्टर कॉल, ये शोभा नहीं देता आपको। आप बड़े नेता हैं, आप कह रहे यूपी बिहार से गरीब लाने पड़ते। अंजना ये सुन लीजिए, ये सरकारी डेटा है, डेटा सरकारी डेटा है। मजदूर हमारा आइए, बीपीएल उनका भी डबल हो गया सम्मान जब से आए हैं। कीजिए। वो अपने परिश्रम से, अपने काम से, अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं। मैं डेटा दे रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर
कर रहा So talk like हूँ, that. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहा यूपी हूँ, बिहार के लोग हेल्थ केयर के हालत साहब दिखा के बात करिए। करिए। क्या यूपी और बिहार के लोग देश के नहीं है क्या? यहाँ पे देखिए मैम, अब क्लास मॉनिटर नहीं बनना चाहती हूँ, आप सब अपनी उम्र में है, दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग सुने एक बार, क्योंकि चार लोग एक साथ बोलते हैं तो किसी की आवाज समझ नहीं आती है। शाउटिंग मैच मत कीजिए, अपनी अपनी पार्टी की सोच बताइए। आज बताइए कश्मीर को कि वो आपके लिए क्यों वोट करे, कौन सी वो बात है आप में जो आपको वोटर भरोसा करे। मैं बीजेपी से शुरू करी, फिर एक एक करके आते हैं। देखिए, कश्मीर की जनता पे हम उम्मीद रखते हैं हाँ। कि हमने जो एक उनको सैंपल दिया है पिछले 10 सालों में, हालांकि यहाँ इलेक्टेड सरकार नहीं थी, 3 टायर का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जी लेकिन हमारा यह है, हमारा कश्मीर खुशहाल हो, कश्मीर दुनिया की बेहतरीन जगह बने, कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बने, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग देश की भारत विकसित बनाने में उसका हिस्सा बने, यहाँ ब्लडशेड, यहाँ कब्रिस्तान ना भरे जाएं। हम कश्मीर की जनता से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे तो कब्रिस्तान भरे जाएंगे, यहाँ ब्लडशेड होगा, यहाँ पत्थरबाजी होगी, यहाँ बेवाएं होंगी, यहाँ यतीम होंगे, यहाँ बच्चे स्कूल के बजाय स्टोनिंग करेंगे, ठीक। यहाँ गरीब मजदूर जो है वो मजदूरी पे नहीं जाएगा, बिजनेस वाले का काम ठप रहेगा, जी। यहाँ टूरिज्म 2 करोड़ क्रॉस कर गया, या इंटरनेशनल टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था, आज फिर खुशहाल हुए हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका देंगे तो फिर कत्लो पकड़ धकड़, लॉलेसनेस, फिर वही बम ब्लास्ट, फिर वही सारी चीजें आएंगी ठीक है। और कब्रिस्तान भरे जाएंगे। डॉक्टर कॉल थोड़ा सा छोटा बोलिएगा because- बिल्कुल छोटा बोलूंगा जी, और हाँ। शुक्रिया आप मौका देने का। जी। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने ज़मीर, अपनी इज्जत, अपने दिल को सुनिए। पुटवर्टिस गजौन, पुटवर्टिस कश्मीर एज ए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। इनसे बासी ब्रोटे पेट आमद ताकि बदले नफर, बट तब से ऐसा ही होता आ रहा है हमारे जी। साथ, किसी तरीके से बेवकूफ़ बना के। याद रखिए, अपना अफसर सबसे अच्छा, बुखारी अपना भाई, अपना अफसर, अपना पुलिस, अपने लोग, अपने लिए और इस मुल्क के लिए। दैट इज ऑल। अपना देश, सही सही, हाँ, अपनी मुल्क- पुलिस, आप अपनी देश सेना, कहिए, मैं मुल्क कहता हूँ, फर्क अपना क्या है? तिरंगा। आप टॉलरेंट रहिए मेरी बुखारी बात का भी, मेरे को बर्दाश्त कीजिए। बुखारी साहब। ट्रस्ट डेफिसिट मत कीजिए मेरे साथ। बुखारी साहब। प्रॉब्लम इज ट्रस्ट डेफिसिट। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानती है कि उनको बेहद परेशानी की स्थिति में लाने वाला, उनके राइट्स छीनने वाला, उन पे अनएम्प्लॉयमेंट थोपने वाला, उनसे डेमोक्रेटिक राइट छीनने वाला, उनकी स्टेट को डिसमेंबर करने वाला एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी और एक गवर्नमेंट है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है। और उनको ये भी पता है कि इस आइडियोलॉजी जो डिविसिव है, जो कम्युनल है, जो एंटी पोअर है, एंटी यूथ है, इस पूरी शक्ति के खिलाफ अगर एक कोई पार्टी या एक लीडर खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी है। वो उन्हें पूरे देश में देखा है, इसलिए वो समझते हैं कि अगर उन्हें इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी है तो उनकी अगुवाई के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। निजामी साहब। देखिए, कश्मीर के लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और अगर ये नहीं होता तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है परसों अपनी टोपी निकाल के लोगों के सामने भीख नहीं मांगते, शेख अब्दुल्ला साहब के पोते हैं। तो लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, चेंज हो, बदलाव हो, और वो तंग आ गए हैं। ये जो पारिवारिक जो यहाँ पर सल्तनतें चल रही हैं, आम लोग चाहते हैं कि यहाँ बिजली के फीसें बढ़ चुकी हैं, वो कम हो जाएं, पावर प्रोजेक्ट जो हमारे बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेचे हैं वो हमारे वापस आ जाएं और बिजली मुफ्त मिले लोगों को। लाखों हमारे नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, और यहाँ यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, एजुकेशन में लोगों को इन्वॉल्व करना है। ये सिर्फ बोलेंगे ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ के लोग चेंज चाहते हैं, विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ टूरिज्म आना चाहिए, यहाँ नए नए टूरिज्म के स्पॉट बनने चाहिए, यही बदलाव और चेंज। इसलिए यहाँ के युवा जो हैं आज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो मुझे हराएं या किसी और को हराएं, लेकिन लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती है, सबको चुनाव में उतरने का मौका दिया जाए और उसको प्रॉक्सी ना बनाया तो जाए। अब की बार किसकी सरकार में आपने ये बहस सुन ली है, अब जनता को फैसला करना है किसकी बनेगी सरकार। अगर आप जम्मू कश्मीर में है जरूर अपना वोट डालने जाइएगा जब भी आपके इलाके में मतदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का पंचायत आज तक में आने के लिए, मंच पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।